लोग विजन आईएएस मंथली मैगजीन जो है वो करते हैं डेली डिस्कस, छोटे छोटे पार्ट में बांटते हुए इसको चल रहे हैं और हम देखते जाते हैं कि कैसे ये हमारी परीक्षा में उपयोगी होगी, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है, कैसे कैसे हमारे पेपर में यूज़ होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आज 11 जुलाई है और आज हम विजन मंथ में मैगजीन का इकोनॉमी सेक्शन जो है वो कवर करेंगे। आपने देखा होगा पिछली कक्षाओं में हमने इसको कवर किया है और हमने इसको इकोनॉमी को भी अपने लास्ट देखेंगे कल के दिन भी कवर किया था और हमने इसके कुछ 2 टॉपिक्स जो हैं स्टार्टिंग के कवर कर लिए थे और आपने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी इनको पढ़ा है। देखेंगे आपने कि कैसे इसको हमने अपने पेपर से कनेक्ट किया है, कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, कैसे मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, हमने इसके साथ इसको जोड़ा है और इसके साथ ही इसको छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड करते हुए हम इसको पढ़ते चले हैं और साथ में ही ये देखते हुए चले हैं हम कि कैसे ये जो है वो हमारे पेपर में आते हैं और हमें मेंस आंसर राइटिंग में कैसे इनको लिखते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको कवर कर लिया था 2 टॉपिक्स जो हैं। अब हम नेक्स्ट अपने 3rd टॉपिक पे चलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम इकोनॉमी के टॉपिक्स को कवर कर लें। तो जैसा कि आप सभी को अभी मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके ही पढ़ाती थी, बट अभी मैंने टैब ले लिया है, पेन टैब, जिससे मैं आपको अब मार्क भी करते चलूँगी। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, जिसकी खुशी में मैं पेन टैब लाई हूँ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और ऐसे ही बने रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो आप लोगों के लिए बाकी सुविधाएं भी यहाँ पे आती जाएंगी और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हुए जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी चीज़ें आएंगी। तो चलिए बनते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर आप लोगों को एनसीईआरटी और साथ में मैपिंग अगर पढ़नी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इसे नहीं भूलिएगा। चलिए आज की श्रृंखला हम शुरू करते हैं, अपने 3rd टॉपिक पर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के। तो क्या कहता है हमारा 3rd टॉपिक? देखिए, हमने 3.1 और 3.2 ये दोनों पढ़ लिए थे, PLFS हमने कल समझ लिया था। आज हम बात करते हैं जो कि विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या है, कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जो भी ये विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है, हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने केरल के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ट्रांसपोर्ट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह का जो है वो उद्घाटन किया है। जिसमें क्या है, आप देखिए, उद्घाटन हो गया, आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है क्या। देखिए, यह भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसपोर्ट बंदरगाह है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केरल सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के उद्देश्य के लिए किया जाना है। साथ ही बंदरगाह और बहुउद्देशीय फ्रेट बल्क कार्गो को भी संभाल सकेगा है। इसके विकास मॉडल पे हम बात करेंगे। इसका जो भी विकास मॉडल है, लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना का डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर जो है विकसित की जा रही है। देखिए दोस्तों, इसका जो विकास मॉडल रहेगा वो PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका निर्माण, वित्त पोषण, संचालन, हस्तांतरण सब इसी रूप में किया जाएगा। भारत का यह जो है वो पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा और केरल सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है वो ये मैपिंग दे रखी है विजिंजम पोर्ट की रणनीतिक अवस्थिति। क्या कैसे आप ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे होंगे, ये हमारे एशिया और यूरोप वाला पार्ट है। यहाँ जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये जो है यहाँ से सुएज नहर होते हुए यह जाएगा और यहाँ पे देखिए केरल के विजिंजम पोर्ट यहाँ से होते हुए यहाँ पे इंडोनेशिया, लाओस होते हुए यह निकल जाएगा सिंगापुर से इस साइड, रसिया के साइड। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से कैसे क्या चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं
तो आगे है कि बिजेंजियम बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उससे क्या लाभ है। सबसे पहले तो रणनीतिक स्थिति देख लेते हैं कि रणनीतिक स्थिति यह व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट है जो कि यूरोप, यहाँ से आपने देखा कि फारस की खाड़ी और फॉर ईस्ट को जोड़ता है। यह जो है वो केवल 10 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक लाभ की बात कर लें तो बिजेंजियम बंदरगाह के पास जल की प्राकृतिक गहराई से नेक्स्ट जनरेशन के बड़े कंटेनर जहाज़ों पर 20 मीटर से अधिक ड्राफ्ट को संभालने की सक्षम बनाती है। चलिए, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने की अवसंरचना भी इसमें है। आओ हम देख लेते हैं इसके आगे की ट्रांसशिपमेंट क्या है। देखिए, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि जो कार्गो या कंटेनर रहते हैं एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है, इसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। और सॉरी गाइस, ये स्क्रीनशॉट आ गया इसका, हमें इसको सेव नहीं करना था। चलिए, तो हम ट्रांसशिपमेंट को समझ रहे थे। कार्गो या कंटेनर को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि वह कार्गो अपने अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में किसी सामान को स्थानांतरित करना ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा। चलिए, मौजूदा समुद्री नेटवर्क में किसी ट्रांसशिपमेंट हब को शामिल करने के 3 प्राथमिक तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या कहलाता है, यह जो होता है कम दूरी की फीडर लाइनों को लंबी दूरी की डीप सी लाइनों से जोड़ता है। जो भी कम दूरी की फीडर लाइन रहेगी उसको लंबी दूरी से जोड़ेगा और साथ में डीप। ओके, यह क्षेत्रीय और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क के बीच सेतु का कार्य करता है। जो क्षेत्रीय जो अपने शिप हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपने जो है इंटरनेशनल जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनको शिपिंग नेटवर्क हेतु जो है हब एंड स्पोक मॉडल अपना जो है एक सेतु के रूप में काम करेगा, मीडिएटर के रूप में। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन के स्थान पर आमतौर पर बड़े जहाज़ों और के बीच कार्गो का आदान प्रदान ट्रांसशिपमेंट या शिप टू शिप ट्रांसफ़र के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया जो है वो इसलिए अपनाई गई है क्योंकि डीप सी मार्ग मुख्यतः बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच संचालित होते हैं और इन मार्गों पर बड़े जहाज चलते हैं। रिले क्या कहलाता है, यह ट्रांसशिपमेंट हब एक ही क्षेत्र के अलग अलग बंदरगाहों के बीच शिपिंग मार्ग को जोड़ता है। रिले क्या होता है कि ये हब है, यहाँ से बंदरगाह जो आ रहे हैं इनको एक स्थान पे जोड़ेगा। ठीक है, तो आप रिले समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर अत्यधिक निर्भरता वर्तमान में भारत के 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को भारत के बंदरगाहों पर संभाला जाता है। क्या होता है कि जो विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब हैं उन पे हमारी अत्यधिक निर्भरता है। लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो हैं वो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर संभाले जाते हैं। जैसे आप देख लें कौन कौन से, तो एक कोलंबो में, श्रीलंका में जो कोलंबो है, सिंगापुर और जो मलेशिया में क्लांग है, वहाँ पे भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो को मतलब 85% से अधिक जो है यहाँ पे संभाले जाते हैं। इसके बाद हम देखें क्या है, तो देखिए प्रमुख व्यापार मार्ग से निकटता क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का चयन करते समय जहाज जो है सॉरी ये लाइन हो गई, जहाज लाइनर्स, अरे क्या, अच्छा यहाँ से हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, प्रमुख व्यापार मार्ग से और निकटता। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का चयन करते समय जहाज लाइनर्स आमतौर पर अपने मार्ग से न्यूनतम विचलन को प्राथमिकता देते हैं। और इसमें देख लें कि हम जो पूर्वी पश्चिमी व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य और सुएज नहर के माध्यम से जो है वो ईस्ट यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका होते हुए एक समुद्री व्यापार मार्ग बनता है। इस मामले में क्या होता है कि जो भी बिजेंजम और गलतिया है वे बंदरगाह भौतिक रूप से बेहतर जगह पर जो स्थित है, ये सुएज नहर को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग भी बनेंगे। राजस्व की हानि को देख लेंगे आपके यहाँ पे, किसी अन्य देश के बंदरगाहों पर अपने ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग के कारण भारत को प्रति वर्ष जो है 200 से 220 मिलियन टन की जो है $1 मिलियन राजस्व नुकसान उठाना पड़ता था। अब वो उसमें भी बचत हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि डीप ड्राफ्ट वाले बंदरगाह की कमी, कोचीन और बीओ चिदम्बरनार जैसे मौजूदा बंदरगाहों की ड्राफ्ट क्षमता जो है वो
14.2 मीटर और 14.5 मीटर है, जबकि वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब में कम से कम 18 मीटर का ड्राफ्ट होता है। वैसे ही अवसंरचना की बात करें तो भारत का विश्व स्तरीय अवसंरचना और डेडिकेटेड सुपर स्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है। प्रति घंटे 200 मूव्स की उत्पादकता स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करके एक जहाज को संभालने के लिए 6 क्रेन तक की आवश्यकता हो सकती है। ये सब जो है इसके प्रॉफिट हो जाएंगे कि हमें ये ज़रूरत पड़ती थी, और अब जो ये बन रहा है विजनजम में, तो इन सब का वर्क ये कर लेगा। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट जो हब बनाते हैं भारत में, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ जो हैं वो हमें फेस करनी होती हैं, तो हम इसे समझ लेते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में विद्यमान चुनौतियाँ क्या क्या हो जाएंगी। तो उच्च लागत में क्या हो जाएगा, देखिए, तो उच्च लागत यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जैसे बंदरगाहों पर मुख्य रूप से पोर्ट से संबंधित शुल्कों के कारण कुल ट्रांसशिपमेंट कोलंबो बंदरगाह 13% की तुलना में 43% अधिक है। मतलब कि जो हमें शुल्क देना होता है वो अपने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहाँ पे जो है वो 43% अधिक शुल्क देना होता है हमें कोलंबो की तुलना में। तो यहाँ पे उच्च लागत की भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है। सेकंड देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग से अधिक दूरी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों पर स्थित सभी बंदरगाहों तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे से अधिक का समय लग जाता है, जबकि कोलंबो बंदरगाह में महज 1 घंटे या आधा घंटे का ही समय लगता है। तो ये पॉइंट भी हो गया। कर छूट की कमी देख लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट जो है वो फ्री ट्रेड जोन स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन वापस ले लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो द्वीपों पर भूमि की उपलब्धता क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, जो द्वीपों पर भूमि की उपलब्धता होती है, वर्तमान दिशा निर्देशों पर देखें तो फ्री ट्रेड जोन विकसित करने के लिए न्यूनतम 25 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, और वो हमारे द्वीपों पर नहीं पड़ती है। कस्टम प्रक्रिया भी देख लेते हैं क्या है। तो कस्टम मंजूरी की प्रक्रिया को वैश्विक बंदरगाहों की तुलना में अधिक जटिल और समय लेने वाला माना जाता है। इसमें हाई टर्न अराउंड टाइम और कार्गो लीड टाइम की शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं। इसके बाद हम देख लें कि ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या क्या और प्रयास किए जा रहे हैं। तो गैलाथिया ब्रे ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार मलक्का और जलटर्नोब्रत पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग की और सिंगापुर एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट पकड़ हब के निकट स्थित है। देखिए, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अन्य प्रयास में देखेंगे तो गैलेथिया भी जो है वो निकट में स्थित है सिंगापुर और ग्रेट निकोबार मलक्का जलटर्नोब्रत के। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये जो है 1 मिलियन प्रति वर्ष जो है वो कार्गो को संभाल सकता है। अमृतकाल विजन 2047, ये क्या है तो मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है। यह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना, साथ ही अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग आदि को बढ़ावा देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैम्बोटेज कानून में छूट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 407 के द्वारा ढील दी गई है। अब आगे की राय हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, आगे की राय कार्गो लॉजिस्टिक्स की लागत को अन्य बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धी रखना है, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट्स विकसित करने की आवश्यकता जो है वो होती है। इसके रूप में जो है इसकी योजना बनाई गई है। कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जाए। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हमने देखा कि विजनजम में जो है वो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, तो हमने इसके बारे में समझ लिया कि ये क्या है। साथ में ये मैपिंग देख ली कि किस प्रकार से जो है ये हेल्पफुल रहने वाला है। फिर हमने देख लिया कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसकी विशेषताएं और लाभ क्या रहेंगे। इसके बाद हमने समझ लिया कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। इसके साथ ही फिर हमने समझ लिया कि कोलंबो बंदरगाह जो है प्रमुख बंदरगाह क्या है, तो इसको जान लिया। उसके बाद इसमें क्या चुनौतियां हैं, कैसे अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, और उसके साथ ही आगे की राह क्या हो सकती है। जब हमने इतना सब कुछ अपना देख ही लिया है, तो अब हम इसके निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि अपनी निष्कर्ष रणनीतिक अवस्थिति, जल की गहराई और भविष्य की मांग के अनुरूप विकास के कारण विजनजम जो है वो अपनी भारत की समुद्री
अब स्थिति को पूरा लाभ उठा सकता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। देखिए, हमने इस टॉपिक में पूरा सब कुछ एक एक टॉपिक समझा दिया कि पिछले नियम का उद्घाटन हुआ, इसलिए चर्चा में रहा। कैसे इसकी मैपिंग है, कैसे लाभ देगा, इसकी आवश्यकता क्यों है, भारत में पोर्ट बनाते हैं तो क्या चुनौतियां रहती हैं, क्या क्या इसके लाभ होते हैं, कैसे हमें आगे की राह अपनानी चाहिए, कौन कौन से उपाय हैं, भारत ने अभी क्या वर्क किया है, लास्ट में निष्कर्ष देख लिया। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी पोर्ट से कोई क्वेश्चन आए तो हम बिजनेस को एक की पॉइंट, एक एग्जाम्पल के रूप में नोट कर देंगे। या फिर बिजनेस पे से ही क्वेश्चन बन के आए कि बिजनेस जो है वो रणनीतिक भागीदारी में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार सहायता दे सकता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम इनके छोटे छोटे पार्ट तोड़कर इनको लिख सकते हैं। ना केवल यूपीएससी बल्कि स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस टॉपिक को समझें। और पिजन के मैगजीन में जो भी टॉपिक दिया जाता है तो वो तो वैसे भी उपयोगी हो ही जाता है। तो दोस्तों, मैं इतना बता दूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग इसे लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें चैनल को, और वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों। बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें। देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जितना सपोर्ट देंगे आप लोगों के लिए सुविधाएं और उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। आप लोगों ने सपोर्ट देखा है, 100 सब्सक्राइबर किए, इसलिए मैंने पेन टैब भी आप लोगों के लिए लिया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। इसके साथ ही हम आगे भी और कोशिश करेंगे कि हम ट्राइपॉड भी इसमें इस्तेमाल कर सकें, एलईडी के द्वारा भी आप लोगों को समझा सकें, मैपिंग भी हम लोग आपके साथ बहुत अच्छे से कवर कर सकें। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड क्या है, इसको समझ लेते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड पे हम बात करेंगे। केंद्र सरकार से मोटर वाहन परिवहन अधिनियम 1988 की धारा 215 को लागू करने और सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल रहने पर सवाल किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215 को लागू करते और सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल क्यों रहे भाई। तो अब हम इसके तथ्य समझ लेते हैं। मैं से टॉपिक लग तो नहीं रहा है कि ज़्यादा यूज हो सकता है, बाकी इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठ सकता है सड़क सुरक्षा बोर्ड के बारे में, तो हम इसको समझ लेते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ बॉक्स में इनपुट की जाती है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें भी जो बॉक्स में दिया जाता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आप स्टैटिक कोई बुक्स भी पढ़िए तो बॉक्स की चीज़ों को बड़ी ध्यान से पढ़िए। बाकी हम अपनी मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बुक्स में दी हुई चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। और हाँ, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड क्या है। इसकी संरचना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, कम से कम 3 लेकिन अधिकतम 7 सदस्य जो हैं इसकी संरचना में होते हैं। देखिए, एक मेंबर रहेगा, एक चीफ रहेगा, मैं फिर से बता देती हूँ। एक जो है वो चीफ रहेगा, बाकी प्लस मतलब 3 से लेके 7 तक जो है वो हमारे मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीफ रहेगा, बाकी 3 से लेके 7 तक हमारे मेंबर हो सकते हैं। इसका मुख्यालय क्या है, तो यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। और बोर्ड जो है वो भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो बोर्ड सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, यातायात और मोटर वाहन को विनियमित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। यह जो है और भी कार्य करेगा और उद्देश्यों को पूरा करने में हेल्प करेगा, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण हो गए, तो उनमें सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, तकनीकी सलाह देना, सहायता प्रदान करना, ये सब वर्क करेगा। आगे भी प्रोत्साहन कैसे देगा, तो गुड सैमेरिटन को बढ़ावा देगा, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सर्वोत्तम विधियों पद्धतियों को अपनाएगा, वाहन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वाहन तकनीक को अपनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के बीच सामंजस्य भी बिठाएगा और सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान का
संचालन भी करेगा। दोस्तों, ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या ये वर्क करेगा, क्या उद्देश्य है। अब हम समझ लेते हैं कि भारत में जो है वो सड़क सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं। उसके साथ ही हमारा ये सड़क सुरक्षा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा तो नहीं रहेगा समझने में, जो जो भी बेसिक समझ में रहेगा मैं उसको अंडरलाइन करती जाऊँगी, आप लोग भी उसे हाईलाइट कर लें। देखिए, सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौती ये है कि उच्च मृत्यु दर है, लोग घायल हो रहे हैं। एक डेटा बताता है कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें जो हैं वो भारत में हुई हैं। इसके साथ ही देखा जाता है कि व्यवहार संबंधी मुद्दे आते हैं। 2022 की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट बताती है कि 71.2% मौतें जो हैं वो तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई हैं। 5.4% मौतें जो हैं वो गलत साइड से गाड़ी चलाने से हुई हैं। इसके साथ ही सड़क की स्थिति सही नहीं है। दक्षिण पूर्वी देखिए, WHO दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट बोलती है कि 20% से भी कम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का सुरक्षा रेटिंग मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही राज्यों के स्तर पर भी धीमी प्रगति देखी गई है। IIT दिल्ली के ट्रैप सेंटर द्वारा संकलित सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार अधिकांश राज्य 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को आधा करने के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दशक को लक्ष्य पूरा करने की स्थिति में नहीं है। और अदर भी चुनौतियां जैसे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने में, ये सभी चुनौतियां हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी कमी है। तो ये सब जो है ये चुनौतियाँ हैं, ये ज़्यादा नहीं है। इसको बस आप इनकी हेडिंग कर लीजिए, एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए। तो बाकी जब भी क्वेश्चन अगर सड़क सुरक्षा से उठ के आता है तो चुनौतियों में हम हेडिंग को दे सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आप लोग अपनी मैच्योरिटी के आधार पर भी कर सकते हैं। चलिए, डेटा बैंक समझ लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी अपना बॉक्स में दी रहती हैं चीज़ें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो बॉक्स में दी हुई चीज़ों को हमें नहीं भूलना है और उन्हें हमें बहुत अच्छे से कवर करते चलना है। देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स में दी गई है कि ये जो आपको दिख रहा है एक सर्कल के अंदर, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। ये बॉक्स में दी हुई चीज़ को सबसे पहले तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। चलिए, इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। ये क्या 4-5 बॉक्स आ गए हैं। मैं आपको इस बॉक्स को अंडरलाइन कर देती हूँ। तो इसको देख लेते हैं। बाकी ये बॉक्स चलिए बन गया है। देखिए, डेटा बैंक क्या होता है। तो सड़क सुरक्षा और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2022 में क्या कहा है, तो सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हुई है। कौन से, तो 18 से 45 वर्ष की आयु में लगभग 66.5% था। ठीक है। मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई है। 2005 से 22 तक में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे में देखेंगे तो कुल मौतों में 36.2% जो है वो योगदान है। देखिए दोस्तों, मुझे बॉक्स बनाने में टाइम लगा। देखिए, यहाँ पे रितेश भाई से कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉक्स बनाने में मैम टाइम लग रहा है। तो मैं बता दूं कि मेरे लिए ये जो पेन टैब है वो न्यू है। एक्चुअली मैं भी पहली बार यूज कर रही हूँ और आप लोगों पर ही अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे भी हैबिट हो जाएगी। हालांकि हैबिट डलने में टाइम लगता है, तो मैं सीख जाऊंगी कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है। मुझे भी नहीं पता था। एक बार मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी ले ली थी बीच में। बाकी सर्कल वगैरह बनाना भी मैंने इसमें देख लिया है। मैं आगे आगे करती जाऊंगी इसका यूज़, आप लोगों के लिए भी इसका यूज़ दिखाती जाऊंगी। चलिए, सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव पे बात कर लेते हैं। तो आर्थिक प्रभाव भी है, इनकी असमानता में वृद्धि हो रही है, अदृश्य लागत है, घरेलू उत्पाद में नुकसान हो जाता है, आय में गिरावट होती है। और जो 80% जो हैं वो 45 वर्ष से कम उम्र के मृतक हैं। ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा हो जाता है कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उनमें ये घटनाएं ज़्यादा देखी जा रही हैं। ये बहुत चिंताजनक पॉइंट हो जाता है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई वैश्विक योजना WHO द्वारा तैयार की जा रही है। सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा पत्र 2000। देखिए, अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं कि ब्रासीलिया घोषणा पत्र 2015 दे देंगे, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। हमें नहीं पता होगा तो हमें ऐसी ही चीज़ों को की पॉइंट करते हुए चलना होता है। भारत ने क्या किया, ये तो वैश्विक स्तर पर कदम उठाए हैं। SDG ने भी उठाया कि 2030 तक जो भी वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु व घायलों की संख्या है उनको आधा किया जाएगा। भारत क्या क्या कदम उठा रहा है उसको समझ लेते हैं।
तो भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति जो है वो भारत ने अपनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 आया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 भी चलाई जा रही है। योजना के प्रावधान क्या रहेंगे? तो योजना में पात्रता रहेगी कि जो भी सड़क दुर्घटना का कोई भी पीड़ित व्यक्ति रहेगा वो इस योजना के पात्र होगा। इसमें कवरेज जो है वो कब से कब का किया जाएगा? तो दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक सूचीबद्ध अस्पतालों में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार करने का प्रावधान किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो सड़क सुरक्षा परिषद हो जाएगी। सूचीबद्ध अस्पताल की बात करें तो राज्य सरकार सभी सक्षम अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों सहित सूची में शामिल करेंगी। भुगतान प्रक्रिया की बात की जाए तो अस्पतालों द्वारा क्लेम प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी पुष्टि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी करती है और भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि 10 दिनों के भीतर किया जाता है। व्हीकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो एयरबैग, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, टायर, क्रैश टेस्ट आदि के संदर्भ में ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए। रोड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो योजना निर्माण के स्तर पर ही सड़क डिजाइन में सड़क सुरक्षा को शामिल किया जाता है। भारत एनसीएपी नई कार सुरक्षा मूल्यांकन ये भी लाया है जो कि स्टार रेटिंग प्रदान करेगा। देखिए आवश्यक उपाय क्या क्या करने चाहिए? तो सड़क का नियमित रूप से ऑडिट करिए, तकनीकी प्रगति का उपयोग कीजिए, सेफ सिस्टम अप्रोच को अपनाएं, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली में सुधार करें, सुरक्षित जो ड्राइविंग है उन आदतों को बढ़ावा दें, उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का उपयोग करें सब लोग, शराब मादक पदार्थों वाले के जो सेवन होता है उसमें कमी लाई जाए। देखिए सड़क दुर्घटना के टॉपिक में ज़्यादा कुछ समझने को नहीं था। जो ब्लू बॉक्स में मैंने आपको सड़क सुरक्षा संगठन समझाया वो इम्पोर्टेंट था, उसे आप लोग देख लीजिए। बाकी छोटा छोटा मोटा मोटा इसका डेटा जो है उसको आपको देखते चलना है ताकि अगर कभी भी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है, इथिक्स में केस स्टडी आती है तो हम इससे 1-2 पॉइंट जो है वो वहाँ पे इनपुट करते चलें। तो आपको बस ब्लू बॉक्स इसमें ज़्यादा हाईलाइट होकर पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिना खंडेज फाउंडेशन। मैं फिर से कहूँगी दोस्तों सब्सक्राइब करते चलना, आगे दोस्तों के साथ शेयर करते चलना। जो भी इस वीडियो को देखना पसंद करें, जो भी विजन की मंथली मैगजीन पढ़ना पसंद करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके, जिनको भी मंथली मैगजीन समझने में प्रॉब्लम जाती है वो आसानी से समझ सकें। तो अपनी हेल्प के साथ साथ औरों तक भी ये हेल्प पहुंचाई जाए, आप लोगों के लिए भी ये फ्री सुविधा उपलब्ध हो रही है तो दूसरों को भी दें। चलिए दोस्तों जिना खनिज फाउंडेशन की हम बात कर लेते हैं, ये क्या है। हाल ही में कोयला खदानों और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारत में जिला खनिज फाउंडेशन फंड और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। क्या है इसे समझ लेते हैं, संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनमें जो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उस पर हाईलाइट करूँगी। आप लोग प्लीज़ उसको ऐसे स्टार बनाते हुए चलना ताकि आप लोग उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों मैं चलती हूँ। तो फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संघ सूची। देखिए सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि जो भी है ये जो है वो संघ सूची में क्या कैसा योगदान देगा इसको हमें समझना है। तो इसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए इसको इरेज कर दिया मैंने। आगे संवैधानिक इसके प्रावधान देखेंगे, इसको मैं भी ओह अच्छा ये है, सॉरी दोस्तों मैं ये ट्राई करके देख रही थी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संघ सूची की प्रविष्टि क्या है? तो केंद्र सरकार को उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों के विकास का अधिकार है जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद कानून द्वारा लोकहित में उचित घोषित करे। देखिए केंद्र सरकार जो है उस सीमा तक खानों को विनियमित कर सकती है जिस सीमा तक संसद जो है वो कानून द्वारा लोकहित में उचित घोषित करे। संसद देखिए संघ संसद आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बस ऐसे आप लोग को रिलेट करना है। राज्य सूची की प्रविष्टि 23। राज्य सरकारों को संघ सूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए खानों को विनियमन और खनिज विकास का अधिकार है। राज्य सरकारों को संघ सूची में जो उपबंध है उनके अधीन रहते हुए विकास करेगी।
अब हम समझ लेते हैं कि लघु खनिज प्राधिकरण क्या है। तो केंद्र सरकार को शासकीय अधिसूचना के माध्यम से किसी भी खनिज को लघु खनिज घोषित करने का अधिकार है। देखिए, किसी भी खनिज को लघु घोषित करने का अधिकार किसे है, तो केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार को अपने राज्य की सीमा में लघु खनिज के अन्वेषण खनन से संबंधित लीज देते हुए नियम बनाने का अधिकार है। देखिए, राज्य सरकार लीज हेतु यानी कंसेशन हेतु नियम बना सकती है, लेकिन लघु खनिज कौन घोषित करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। उसके बाद हम समझ लेते हैं खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 क्या कहता है। तो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2023 ने केंद्र सरकार को एमएमडीआर एक्ट की पहली अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध किसी भी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के संबंध में खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनिज पट्टा की नीलामी आयोजित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है। इसके साथ ही हम देखेंगे जिला खनिज फाउंडेशन का क्षेत्रीय अधिकार। तो केंद्र सरकार एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2021 केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और निधियों के उपयोग के संबंध में निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार को ही जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और निधियों के उपयोग के संबंध में निर्देश देने का अधिकार प्रदान करेगा। राज्य सरकारें क्या कर सकते हैं, तो ये जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और इनके दैनिक प्रबंधन का कार्य देखेंगी, लेकिन इसको अधिकार कौन देगा, तो केंद्र सरकार देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिला खनिज फाउंडेशन। अब देखिए, यहाँ से होता है हमारा प्रीलिम्स का बूस्टर स्टार्ट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आजकल बन रहे हैं करंट से उठ के, तो इनको हमें नहीं छोड़ना है। चलिए हम पढ़ते हैं इनको। तो इसका गठन जो है वो 2015 में हुआ था, और यह जो है वो खान खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करके किया गया था। प्रकार देखेंगे तो खनिजों के खनन से प्रभावित विधिक भारतीय क्षेत्र में खनिज फाउंडेशन का गठन किया जाता है। टीएमएफ फंड और गैर लाभकारी वैधानिक निधि है, इसी गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है। उद्देश्य देखेंगे तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खनिज अधिनियम से प्रभावित व्यक्तियों को कल्याण को बढ़ावा देना है। साथ ही कई तरह की गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना है। इसकी संरचना हम देखें तो इसमें खनिज फाउंडेशन की संरचना कार्यों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार 1957 के अनुसार इसमें शासी परिषद होती है जो कि नीति निर्धारण करती है। प्रबंधन समिति है, ये जो है वो परियोजना जो रहेंगी, योजनाएं रहेंगी, उनको लागू करवाती है। बाकी डीएमएफ के वित्त पोषण के स्रोत देख लेंगे हम क्या क्या है। तो खनिज पट्टा धारकों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के निश्चित प्रतिशत के रूप में नियमित रूप से दर फंड करना। 2015 उसके बाद के दिए गए रॉयल्टी का 10%, पट्टों के रॉयल्टी का 30%। देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए। अब हमारे लिए थोड़ी सी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में एक दो बातें हैं, वो मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी जो बातें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इस टॉपिक में ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ते हुए चली हूँ। देखिए, जो प्रधानमंत्री कल्याण खनिज क्षेत्र की कल्याण योजना जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी। राज्य सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन की संबंधित नियमों में शामिल करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि संधारणीय विकास सुनिश्चित करें, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा अवसंरचना, जलापूर्ति, आजीविका आदि के लिए फंड प्रदान करें। बाकी हम देखें तो फंड आवश्यकता से जुड़ी प्राथमिकताएं यही हैं कि डीएमएफ फंड का 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, इनमें होना चाहिए। 30% व्यय जो है अवसंरचना सिंचाई, इस पर व्यय होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एंडोमेंट फंड क्या होता है। तो खनन कार्य समाप्त होने के बाद उन क्षेत्रों में आजीविका को बनाए रखने के लिए वार्षिक डीएमएफ प्राप्तियों का 10% अलग रखा जाएगा। योजनाओं का बेहतर करना, आवश्यकताओं को आकलन के आधार पर 5% परिप्रेक्ष्य योजनाएं अनिवार्य की जाएंगी। देखिए, ये आपने समझ लिया है, बाकी हम चिंताएं देख लेंगे ताकि आप लोग इसको ऊपर से देखते चलें और इनको डालने में आपकी हेल्प हो सके। एक बार मैं एक टॉपिक देख रही हूँ कि आप लोगों को एक कितना कराना है ताकि हम इसको डिलीवरी कर सकें। देखिए, आप 3.6 को देखेंगे
तो इसमें करीबन करीबन 12 पॉइंट हैं और इसको हम कल देखेंगे। तो इसका जो अभी खनिज वाला है, इसकी चुनौतियाँ देख के हम आज की जो लेक्चर को है कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये कहता है चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो अधिकारियों का एक तो दबदबा बहुत होता है, स्वायत्तता की कमी होती है, योजना और लाभार्थियों की पहचान में कमी हो जाती है। साथ ही देखेंगे तो फंड के उपयोग में भी बहुत सारी चुनौतियां, खर्च कम होता है, असंतुलित आवंटन होता है, शिकायत निवारण और निगरानी प्रक्रिया को भी मजबूत नहीं होती है, सोशल ऑडिट नहीं किया जाता है, आकांक्षी जिलों में लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कठिनाई होती है। सुधार क्या क्या हो रहा है, तो गवर्नेंस संबंधी सुधार करने चाहिए, भागीदारी पूर्ण योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सोशल ऑडिट करना चाहिए, वित्तीय समीक्षा की रिपोर्ट अनिवार्य करनी चाहिए, ताकि थर्ड पार्टी एजेंसियों द्वारा नियमित जो है वो सोशल ऑडिट करवाना चाहिए। निष्कर्ष में देख लें यही है कि जिला खनिज फाउंडेशन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। समस्या फंड की नहीं है, बल्कि वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति दृष्टिकोण का अभाव है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। डीएमएफ के तहत निर्धारित लक्ष्यों को वास्तव में पूरा करने के लिए हमें तत्काल व्यवस्थागत सुधारों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में खनिज से प्रभावित समुदायों को निर्णय लेने के प्रक्रिया के केंद्र में रखना आवश्यक है। आई होप आपको खनिज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इन 2-3 टॉपिकों को जिनको हमने समझा है, इनमें ज़्यादा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने हाईलाइट कराया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते चलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं इसलिए बार बार सब्सक्राइब का बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलती, क्योंकि यूट्यूब तभी हमें ज़्यादा फीचर्स दे सकेगा, तभी हमें कुछ परमिशन मिलेंगी, ताकि उसके थ्रू हम आप लोगों को और बेहतर से कंटेंट दे सकें, कंटेंट बना सकें। इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी आप लोग करते चलें, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, तो मुझे समझ में आता जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज के यहाँ तक ही टॉपिक करते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 कल आएगा, उसमें हम बाकी की इकोनॉमी जो बची है हमारी विजन की, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही कम शब्दों में, आसान शब्दों में हमने इसको समझा। चलिए, आज का सेशन हम यहीं करते हैं कंप्लीट। दोस्तों, हम चलते हैं। अगर इसको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।